तो चलिए गाइज, मैं उदय टेक्स्टबुक पर आपका स्वागत करता हूं। टेक्स्टबुक के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से एक शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। कूपन कोड यार उदय है। किसी भी बैच में आप एडमिशन ले रहे हो, आपको लिटरेचर और ग्रामर की अगर बेहतरीन क्लासेस चाहिए, किसी भी बैच में जुड़ना चाह रहे हो, तो उदय कूपन कोड अप्लाई करिए और फिर परिवर्तन अपनी लाइफ में आप देखिए। उदय कूपन कोड अप्लाई करिए और निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर सफलता मिलेगी। ठीक है। यस, उदय कूपन कोड। तो ये क्लास मैं आप लोग को बता दूं किसके किसके लिए बेनिफिशियल है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनवीएस तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डी ट्रिपल एस बी, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं आप लोगों को। लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू। आप लोग भी बेटा शेयर कर दीजिए फटाफट। राधे राधे भैया, राधे राधे, क्या हाल है? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ओके ओके ओके। नहीं नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं, लगभग हर बच्चे को शेयर कर दिया गया है। आप लोग चेक कर लें, लगभग हर बच्चे को शेयर कर दिया गया है। एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है बच्चे? एक मिनट, जरा सा मैं इसको शेयर कर दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। यस यस यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। टेलीग्राम चैनल यार इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल अगर आप फटाफट ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर लिंक मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर दें। इसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, अब केवल क्लास 9 बजे ही होगी। अब जो क्लास होगी बेटा, केवल और केवल वो 9 PM ही क्लास होगी। तो आप लोग 9 PM जुड़ते चले जाइए। केवल और केवल 9 PM होगी। जो यूपी वाली क्लास है, डी ट्रिपल एस बी वाली, सारे बच्चे 9 PM पे ही जुड़े। ठीक है। यस। गुड इवनिंग मृदुला, गुड इवनिंग, कैसे? द मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए यहीं पे आंसर आ जाएगा। लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है। एम्फसाइजिंग सब्जेक्टिविटी इन पायरेशन एंड द प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज रेनेसा, एक्सिस्टेंशलिज्म या नेचुरलिज्म या रोमांटिसिज्म। फटाफट बताइए। जी हाँ, बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पूर्णिमा भास्कर, नमस्कार, कैसे हो बच्चा? रजनी सिंह, ठीक है। रोमांटिसिज्म इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, रोमांटिसिज्म। एब्सोल्युटली फाइन यार, रोमांटिसिज्म। तो अगर हम बात करें रोमांटिसिज्म की, जिसको रोमांटिक एरा के नाम से भी जाना जाता है, was an artistic, literary, musical and intellectual movement that originated in Europe toward the end of the 18th century, and in most areas it was its peak in the approximate period from 1800 to 1819. Romanticism was characterized by its emphasis on emotion and individualism, as well as glorification of all the past and nature, preferring the medieval rather than the classical. It was also to some extent a reaction against the Enlightenment and the again 18th century rationalism and physical materialism in general. Romanticism emphasized the individual, the subjective and the rational and the imaginative, the personal and spontaneous, the emotional and the visionary and the transcendental. ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इसमें बेटा क्या करेक्टली मैच नहीं है? आई एम ऑल्सो फाइन डियर, आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा एक बार चेक कर लीजिए, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप शेयर कर दिया गया है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं हुआ, बताइए। हाँ भाई, इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है, फटाफट बताएं। टेनिसन यूलिसिस ठीक लग रहा है, कीट्स ओड टू ऑटम भी ठीक लग रहा है, कॉलरेज राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर भी ठीक लग रहा है। पहली पोएम है लिरिकल बैलेट की, याद रखिएगा, राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर। लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम है टिंटर ने, ये भी याद रखिएगा। लिरिकल बैलेट कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ का ज्वाइंट वेंचर था, ये भी याद रखिएगा। बट विलियम वर्ड्सवर्थ कुबला खान लिख के ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। ए इज रॉन्ग। वैसे ए राइट है, लेकिन ए रॉन्ग है, जो मैच दी फॉलोइंग है, क्योंकि नॉट मैच पूछा गया है।
ओके, तो कुबला खान और इसका एक और भी टाइटल है, अ विजन इन अ ड्रीम। ये पोएम है रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, कंप्लीटेड इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816। ओके, कुछ और भी फैक्ट्स है। राइम ऑफ द एशियन मरीनर की बात करें, ये लॉन्गेस्ट मेजर पोएम है बाय द इंग्लिश पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज। 1797-98 में इसको लिखा गया एंड पब्लिश इन 1798 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। टू ऑटम की बात करें, ये पोएम है बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की। यूलिसिस की बात करें तो मॉडर्निस्ट नॉवल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयल। इट वाज फर्स्ट serialized in part in the American Journal, The Little Review, from March 1918 to December 1920. Is that clear? ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर जगह शेयर कर दिया गया है, हर जगह शेयर कर दिया गया है। जी जी जी, हर जगह शेयर कर दिया गया है। अच्छा, ओके ओके, आप लोग चेक तो करिए बेटा, हर चीज शेयर कर दी गई है, बस आप लोग के चेक करने की देरी है। बच्चे एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए बस। यस, आगे बढ़ते हैं। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय, यस, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कायदे से ऑब्जर्व करिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डी ट्रिपल एस बी की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनवीएस की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं बता दूं, उदय कूपन कोड है UDAY, ये कूपन कोड आप लोग जरूर लगाइएगा एडमिशन लेने से पहले, ताकि एक बेहतर डिस्काउंट मिले और आप प्रॉपर बैच ज्वाइन कर पाओ। डिफेंस ऑफ पोइट्री बेटा, डिफेंस ऑफ पोइट्री की बात हो और पीबी शैले की ना बात हो। डिफेंस ऑफ पोइट्री की एक बड़ी पॉपुलर लाइन अगर आप लोग बताना चाहें तो बताइए, मैंने कई बार वो कराई है। डिफेंस ऑफ पोइट्री की एक बड़ी पॉपुलर लाइन है डियर, बहुत पॉपुलर, कई बार वो लाइन कराई गई है। अगर आप लोग बताना चाहें तो फटाफट बता दीजिए, बताइए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। A Defense of Poetry is an essay by the English poet Percy Bysshe Shelley, written in 1821 and first published posthumously in 1840. In essay Letters from Abroad, translation and fragment by Edward Maxon in London. It contains Shelley's famous claim that poets are the unacknowledged legislature of the world. तो इसमें जो शैले का जो फेमस क्लेम है वो क्या है? पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पारुल सागर 4 PM वाली क्लास अभी बंद कर दी गई है, क्योंकि दो दो क्लासेस हो जा रही थी लिटरेचर की, मतलब नहीं 9 बजे वाली क्लास चलेगी रेगुलर, और 4 PM पे मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे चैनल पर ले लूँ, तो आप लोग की क्लास नहीं रुकेगी, अपने वाले चैनल पर तो मिलती रहेगी। यस, द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताएं, जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे वो इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे बताएं। बताइए। हाँ जी, लाइक कर लीजिए, लाइक तो करना ही चाहिए, लाइक करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल सही है, लाइक करिए, बिल्कुल। द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो पूरा रोमांटिक एरा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन। The 18th century English romantic poets were influenced by many outside influences, but chief among them was the revolution occurring in France. Their poetry reflects the social turmoil raging across Europe and their own dream and worries. Right, the link between the French Revolution and poetry is best shown by examining three English romantics: Wordsworth, Shelley, and Coleridge, and their political interests and acts.
activities in French Revolution and how that was reflected in their poems. याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The lyrical ballad was published for the first time in the year, तो ये तो यार इजी क्वेश्चन है, 1798 हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। लिरिकल बैलेड विद अ फ्यू अदर पोएम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. Okay, the immediate effect on critics was modest, but it became and remained a landmark, changing the course of English literature and poetry. जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, आज बच्चे बड़े कम है बेटा? आज कुछ है क्या कि कल कोई एग्जाम लगा हुआ है बच्चों का? आज बच्चे बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? इसमें बताना है कौन सा नॉवल गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में नहीं आता है। विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल, बताएं। जी हाँ, विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? अच्छा जी, ठीक है जी। फटाफट बताएं। विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, या प्राइड एंड प्रेजुडिस। यार संडे को खाना खाने छोड़ते हो, खाना पानी पीना नहीं छोड़ते हो, पढ़ाई करना छोड़ देते हो क्या संडे को? प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड और प्रेजुडिस की अगर बात करें तो एक रोमांटिक नॉवल मैनर्स है, रिटन बाय जेन ऑस्टन इन 1813। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी काफी जानकारी है इसमें। द गॉथिक नॉवल यूरोपियन रोमांटिक pseudo medieval fiction having a prevailing atmosphere of mystery and terror. Its heyday was the 1790s, but it underwent frequent revival in subsequent centuries. याद रखिएगा। बर्टन रसेल was born in the year, फटाफट बताएं, बर्टन रसेल was born in the year 1885, 1890, 1857 या 1872, फटाफट बता दीजिए। बर्टन रसेल was born in the year। सरिता जी, नीरू जी, अर्जुन शर्मा डी बता रहे हैं, राहुल जी, रेनू चौधरी, ओके 1872, बहुत बढ़िया 1872। A history of Western philosophy was written by, a history of Western philosophy was written by। A history of Western philosophy was written by, बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम, एम के गांधी या बर्टन रसल? यस, बर्टन रसल इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हैजलिट? इसमें से कौन सा वर्क विलियम हैजलिट का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हैजलिट? द प्लेन स्पीकर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेबल टॉक, राउंड टेबल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ना दीजिए, अब 9 का आंसर दीजिए, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ऐसा क्यों? Which of the following is not a work of William Hazlitt? The Plain Speaker, Tales from Shakespeare, Table Talk, The Round Table. लो, कुछ लोग टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर डिकेंस बता रहे हैं, अरे यार टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। So Tales from Shakespeare is an English children book written by brother and sister चार्ल्स एंड मैरी लैम। पहली बात तो यही लाइन एक बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। चार्ल्स एंड मैरी लैम इन 1807। द बुक इज डिजाइन्ड टू मेक दी स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर प्ले फैमिलियर टू द यंग। विलियम हैजलिट वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट, ड्रामा and literary critic, painter, social commentator, and philosopher. He is now considered one of the
greatest critic and essays in the history of the English language, placed in the company of Samuel Johnson and George Orwell. He is also acknowledged as the finest art critic of his age. याद रखिएगा. अच्छा जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो एक अलग मजा रहता है पढ़ने का. एक्सप्लेनेशन के बिना पढ़ेंगे तो एक अलग मजा रहता है. कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क याद रखिएगा. एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, फ्री थॉट्स ऑन पब्लिक अफेयर, द रिप्लाई टू द एसे ऑन पॉपुलेशन, द राउंड टेबल कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन लिटरेचर, मैन एंड मैनर कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले, lecture on the English poets, a view on of the English stage. Yes. Which of the following poem of Wordsworth has the subtitle Growth of a Poet's Mind? तो ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड ये किसका सबटाइटल है बताया. बताएं. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. फटाफट बता दीजिए. ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. फटाफट बताएं. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. तो ये भी गलत करोगे क्या यार. प्रिल्यूड बिल्कुल सही है. द प्रिल्यूड. द प्रिल्यूड इसका एक और टाइटल है. ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स. तो देखिए, पहली लाइन में ही कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. ब्लैंक वर्ड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश पोस्टुमसली इन 1850. The poem is organized into 14 sections or books. Wordsworth first began work on the poem in about 1798. It would absorb him intermittently for the next 40 years, as can be seen in the fact that the poem went through 4 distinct manuscript versions. The prelude treats at its central subject the narrator development as a poet, the forces that shaped his imaginative powers, and his spiritual crisis and recovery. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है. यस. ओके, 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 ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स. इसमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स का नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स. फटाफट बता दीजिए. ओड टू ऑटम, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द फॉल ऑफ हिप्रियन, अ ड्रीम या एडोनिस. सदफनाथ जब आएगा तो बेटा अच्छे से आपको पता चलेगा. नोटिफिकेशन देखते रहा करिए. ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए इसी चैनल पर वीडियोस डाले जाते हैं. तो आएगा तो खुद ही पता चलेगा. क्यों इतना क्यूरियस हो रहे हैं बेटा. ओके. रेणु चौधरी, थैंक यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स. एडोनिस, पीबी शैले, ये जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया था. तो एडोनिस एक एलिजी है. ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स इज पेस्टोरल इन टोन रिटन बाय पीबी शैले. ठीक है. हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट लॉरिएट इन 1850. तो 1850 में पोएट लॉरिएट कौन बनता है वर्ड्सवर्थ के बाद. ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया है. बताएं. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. वाओ. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वेरी 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 गुड. Poet laureate, the title was first granted in England, 17th century, for the poetic excellence. The office title traces its root to an ancient Greek and the Roman tradition of honoring achievement with a crown of laurel. Yes.
द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, बताएं। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, अब कल से बेटा 9 PM ही हम मिलेंगे। कल से पर डे क्लास अब 9 PM होगी, जोरदार क्लास होगी। अब उसमें आपको लिटरेचर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। कल से 9 बजे जो क्लास होगी पूरी तरह से टीजीटी पीजीटी डेडिकेटेड होगी, स्पेशली यूपी डी ट्रिपल एस बी एनवीआर। तो कल से 9 बजे में ग्रामर भी आपको मिलेगी, वोकैबुलरी लिटरेचर दोनों ऐड करे जाएंगे, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स, बिल्कुल सही है। The term negative capability was phrase first articulated by romantic poet John Keats in 1817 to characterize the capacity of the greatest writers, particularly Shakespeare, to pursue a vision of artistic beauty even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty, as opposed to a preference for philosophical certainty over artistic beauty. The term has been used by poets and philosophers to describe the ability of the individual to perceive, think, and operate beyond any presupposition of a predetermined capacity of human being। और नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती, कई बार मैं डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं नहीं स्टॉप करने जा रहा हूं, मतलब सिस्टम में बोला गया है कि आप 9 बजे वाली क्लास लीजिए केवल, क्योंकि मेरी और क्लासेस पेड बैच में है, मैं बिजी हूं थोड़ा सा, इसलिए बोला गया है। जॉन कीट्स, यस यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से क्या मिसमैच्ड है बताइए। बेटा देखिए, कल से 9 बजे जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी, कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हर क्लास में आपको कुछ नया ही मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगा। बट आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपको देखिए मैं क्या क्या देता हूँ। और सही बात है, 2 क्लासेस हो जाती, जैसे एक क्लास होगी इंपॉर्टेंट कंटेंट सारा उसी में दे देंगे आपको, तो कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा आप सभी के लिए। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ टू स्काईलार्क लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बताओ तो ये सब क्यों गड़बड़ी हो रही। पीबी शैले, जितना आसान ये क्वेश्चन आपको लगा ना, उतना ही पूरा पेपर आसान होता है। बट कुछ क्वेश्चन आपके माइंड से मिस हो जाते हैं, वही आपको लिस्ट से बाहर कर देते हैं। तो आप ये माना करिए जब भी आप पढ़ने चलते हो कि सब कुछ ईजी है, सब कुछ आसान है यार, बस आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, फिर देखिए तैयारी कितनी आसानी से हो जाएगी आपकी। यस, ग्रीन लैनेट की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम 1850 में आती है। टू द कुकू की बात करें, जॉय एंड हैप्पी मेमोरीज है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टू दी स्काईलार्क, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। बट टू आ स्काईलार्क की बात करें, पीबी शैले की पोएम है 1820। जी जी जी। ओके ओके, रेनू जी थैंक यू, राखी जी थैंक यू, थैंक यू बच्चा लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, इसमें से क्या मिसमैच्ड है, फटाफट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, हेलस 1822, एडोनिस 1823, एलस्टर 1816, बताइए फटाफट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, तो एडोनिस 1821 कर दीजिए, यही मिसमैच्ड है। प्रोमेथियस अनबाउंड ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है बाय पीबी शैले, पब्लिश होता है 1820 में। हेलस की बात करें, वर्ड्स ड्रामा है बाय पीबी शैले, रिटन इन 1821, पब्लिश कराया गया 1822। एडोनिस की बात करें, एलिजी है ऑन जॉन कीट्स, रिटन इन बाय पीबी शैले इन 1821। एलस्टर, इसका एक और भी टाइटल है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये एक पोएम है बाय पीबी शैले, पब्लिश इन 1816। यस, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।
पूर्णिमा भास्कर नमस्कार. Okay. Which of the following references does not appear in Dream Children? बताएं. Which of the following references does not appear in Dream Children? फटाफट आंसर दे दें. अच्छा क्वेश्चन है. The Children in the Wood या Robin Redbreast या The 12 Scissors या फेवे. देखिए कई बार क्या होता है, हमारा जो कंटेंट होता है या कॉन्टेक्स्ट होता है क्लियर नहीं होता है, बट इतनी बार क्वेश्चन कराया गया चीज़ रट जाती है. और यूपी टीजीटी पीजीटी की एक खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, वो क्या खासियत है कि क्वेश्चन ना बदले जाते हैं ना मॉडिफाई किए जाते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. जैसे ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, हु आर डिस्क्राइब्ड द पोइट ऑफ 19th सेंचुरी. किसको पोइट बोला गया है 19th सेंचुरी का? पीबी शैले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज. फटाफट बताइए किसको पीबी शैले बोला गया है. पीबी शैले में कह रहा हूँ, पोइट ऑफ 19th सेंचुरी. समर सिंह 17 का बी बता रहे. समर, बहुत बढ़िया समर जी, बहुत शानदार आंसर आपका आ रहा है. बताएं फटाफट. अच्छा जी, बहुत ही शानदार आंसर. आइए देखते हैं. जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट. ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट. चलिए सेकेंड जनरेशन के कुछ रोमांटिक पोइट्स के नाम बताइए. अलॉन्ग विद लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, despite his works having been in publication for only 4 years before his death from tuberculosis at the age of 25. Yes, बिल्कुल सही है. He was described poet of the 19th century. Some works of John Keats, Cyprian, La Belladance in Mercy, Ode on a Grecian and Lamia, Ode on Dylan, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू नाइटिंगेल वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यस. फिर से एक बार रिवीजन करते हैं. अच्छा जी. यस, जॉन कीट्स. About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth. कि हमारे ऐसे साथ साथ हमारे साथ ऐसे लेटे थे जैसे जन्म के समय कोई लेटता है. ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ. पृथ्वी धरती पर. विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन, जॉन कीट. किसके लिए कहा गया है? और मैथ्यू अर्नोल्ड की बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है मेमोरियल वर्सेस, उसमें ये लाइन किसके लिए कही गई है? ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई. विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा दो और इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, उनके नाम बताइए जिनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने याद किया है मेमोरियल वर्सेस में. बताइए किसको किसको याद किया है. शिवानी शर्मा, बहुत ही अच्छे आपके कर्म. पूर्ण भास्कर, इसमें क्या हो गया? वो तो मैं ऐसे ही बोला करता हूँ, सबको कुछ ना कुछ राइम बनाया रहता हूँ. ऐसा क्या हो गया? यस. मेमोरियल वर्सेस ये एक एलिजी है ऑफ प्रेज एंड लामेंट टू वर्ड्सवर्थ बाय अर्नोल्ड. इट प्रेजेस हिज एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद नेचर एंड टू evoke feeling through his poetry, and it laments his death. John Keats' Ode to Autumn is an example of Horatian ode, Pindaric ode, irregular ode, none of the above. बताएं फटाफट आंसर दें.
ओके 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 ओके। गेटे ऑफ बैरन, बिल्कुल। तो होरेशियन ओड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। होरेशियन ओड एक शॉर्ट लिरिक पोएम है रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 2 or 4 लाइन in the manner of 1st century BC Latin poet Horace to Autumn. Last major poem by John Keats is an example of Horatian published in Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes and the other poem. टू ऑटम की बात करें तो इसमें टोटल 11 लाइन्स स्टैंजा है, यानी 3 स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा में कितनी लाइन है? 3 स्टैंजाज है, हर स्टैंजा में 11 लाइन, यानी टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 33 लाइन्स है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं बताऊँ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाशियो? बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाशियो? On first looking into Chapman's Homer, Isabella or the Pot of Basil, Endymion, none of the above. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल, इसका टाइटल है। इज अ नैरेटिव पोएम बाय जॉन कीट्स अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी इन बोकाशियोज डी कैमरन इन 1817-18। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो क्या हो जाएगा? इजाबेला और इसका एक और टाइटल है द पॉट ऑफ बेसिल। गलत नहीं करना है। हाँ भाई, सभी लोग लाइक कर लीजिए। सभी लोग लाइक करें फटाफट। लैम्स एसेज आर अ सॉर्ट, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए बेटा। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? बताएं, meditative poetry क्या होता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जब मैं बायोग्राफिया लिटरारिया भी पढ़ा रहा था, उससे मैंने बताया था। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? Lyrical ballads, immortality और directly used central nebe। बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो ऐसा क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि मैं क्या ही बताऊं। पूरी तरह से तैयार बैठा है आपके एग्जाम में आने के लिए। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? बताएं। क्लास ऐसी जो जोश जगा दे। बताएं फटाफट। यस। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे known as the fine flower of 18th century meditative poetry। बिल्कुल सही है, डी विल बी द राइट आंसर। टिंटन अबे इज द राइट आंसर। Who among the following said the child is the father of the man? The child is the father of the man, बताएं। पीबी शेले, टेनिसन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। Who among the following said the child is the father of the man? पीबी शैले, टेनिसन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। शिवानी शर्मा डी, प्रीति डी, विलियम वर्ड्सवर्थ, पारुल, विजय सिंह, लवर ऑफ लिटरेचर, रूबी, या विलियम वर्ड्सवर्थ। Which of the following periodicals brutally assailed Keats' second volume of verses published in 1818? The Quarterly Review, the Bee, the Rambler, the Bee को और Rambler को तो हटा ही दीजिए, the Guardian, the Quarterly Review। बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, मैं बता रहा हूं। अगर आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन बेटा आपकी लाइफ को बदल सकता है। यस, बताइए। द क्वार्टरली रिव्यू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही अगर आपको ऐसा लग रहा है। जॉन कीट सेकंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पब्लिश इन 1818 वाज ब्रूटली असेल्ड बाय क्वार्टरली रिव्यू एंड बाय द ब्लैकवुड मैगजीन। बहुत बेचारा एक 25 साल का पोइट है ना, उसको इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया था, इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया था कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया था। यस। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर। फटाफट आंसर दे।
फटाफट आंसर दे। बेटा थोड़े से मेरे पेज यहाँ पे फट गए हैं, ऐसा क्यों हुआ आई डोंट नो, बट फट तो गए। बताएं। अब यार ये बताओ, मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर, किस पार्ट में आपको एरर लग रही है? किस पार्ट में आपको एरर लग रही है, फटाफट बताइए। क्या बात है, आज रिप्लाई नहीं आ रहा है। बेटा जो एनी वन लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्या आप लोग रीजन बता सकते हो? बताइए इसमें एनी वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टू की बात हो रही है, और जब जब टू की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं जी? हम क्या लगाएंगे? ईदर लगाएंगे। ईदर लगाओ ना, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर टू सिस्टर, दोनों में से। यस, एनी वन की जगह पर ईदर हो जाएगा, दो में से किसी एक की बात हो रही है तो ईदर लगता है। आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स, किस पार्ट में प्रॉब्लम है बताइए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पेपर में आपको मिलेगा, आज मेरा ये वादा है। पेपर में एग्जामिनेशन हॉल बैठ के जब तुम्हारे चेहरे पे होगी मुस्कान, तो मेरी बढ़ जाएगी बाहर सेंटर के शान, राइट? क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, आपके डर को भगाएगा, सिलेक्शन कराएगा, सफलता दिलाएगा, और चारों ओर आपका झंडा लहराएगा। आई हैव नेवर, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। वाह, नॉट नेवर, अच्छा ठीक है। एंड नॉर विल हो जाएगा, नेवर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल डिसओबे माई एल्डर्स, यहाँ नेवर लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो पार्ट बी में एरर है, नॉर नेवर एक साथ नहीं आएगा। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन, बताएं। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन, क्या हो जाएगा? द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोर बेटर, इज मोर बेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज मोर बेटर। तो यहाँ डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज नहीं करेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। डबल कंपैरेटिव डिग्री का नहीं होगा, याद रखिएगा। यस, मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ स्नेक, वाओ। मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ स्नेक, अब इसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ टू लगाने की कोई नीड नहीं है। तो मूविंग ऑन द ग्रास डायरेक्ट होगा, टू लगाने की कोई नीड नहीं है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन एक तरह से फ्रेज है, पूरा एक साथ आता है। मूविंग ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ स्नेक, तो मूविंग के साथ टू नहीं आएगा। Yes, after gerundial noun, the use of preposition to is wrong. Yes, after gerundial noun के बाद to का यूज, preposition का यूज यहाँ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है रे बाबा। Moving on the grass हो जाएगा। Scarcely he entered the room when I recognized him, बताएं। Scarcely he entered the room when I recognized him. Scarcely he entered the room when I recognized him. Scarcely he when
एंटर्ड द रूम, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, क्या हो जाएगा? ए पार्ट में देखिए ना, स्कार्सली डिड कर लीजिए, हैड कर लीजिए, है ना। हार्डली आप लोगों को पता है ना, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, बेयरली हो गया, इन्वर्जन हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हैड लगाने का, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, नहीं हैड, यस। He has quitted this prestigious position without giving it a second thought last year. ओके ओके ओके, देखो लास्ट ईयर लिखा है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, हैज को हटा दो, है ना, तो क्विट हो जाएगा, क्विट लगाओ। ही क्विट दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। He quit this prestigious position without giving it a second thought last year. Charles Dickens is the famous as a novelist and a essayist. क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेन की बात हो रही है, is famous as a novelist and a essayist. तो आ essayist लिखने की कोई जरूरत नहीं, आ लगाने की कोई नीड नहीं है, जब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है तो एक बार लगा लिया, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट, ठीक है, वही नॉवलिस्ट है, वही एसेइस्ट है। डबल आ लगा दोगे तो पता लगा कोई और है, तो ये लगाने की कोई नीड नहीं है। I was surprised that this pair of spectacles has cost me 100 rupees. I was surprised that this pair of spectacles has cost me 100 rupees. फटाफट बताइए। हाँ बेटा, हमारा कोड जो है वो उदय है, UDAY। ये कोड लगा के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, निश्चित तौर पे आप सभी का फायदा होगा। कोड फीस जमा करने पहले कोड अप्लाई करिएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज कोस्ट मी 100 रुपीज। 100 से नहीं होगा, 100 रुपीज हो जाएगा। 100 तो लार्ज को शो कर रहा है। नंबर स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए 100 यूज करेंगे। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। मोर लॉन्गर या डबल कंपैरेटिव का यूज करने का कोई वैसे मतलब तो है नहीं। यस, तो मोर लॉन्गर नहीं होगा। यस, सी पार्ट में। 2 weeks हैव पास सिंस आई हैव सीन हिम। इसका आंसर तो आप लोग बहुत आनंद लेके दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मन चाह फल पाओगे। बताइए, 2 weeks हैव पास्ड सिंस आई हैव सीन हिम, बताइए। 2 weeks हैव पास्ड सिंस आई हैव सीन हिम। बताएं।
आई सॉ हिम हो जाएगा, सिंस लगाया ना सिंपल पास्ट हो जाएगा, आई हैव सीन हिम नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आई सॉ हिम। जैसे मैं कहूं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम तो हो जाएगा सिंस वी मेट, हो जाएगा सिंस वी मेट, हमें मिले बहुत लंबा समय हो गया, सिंस वी मेट सिंपल पास्ट हो जाता है, क्या हो जाता है सिंपल पास्ट, या जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हो। यस, तो 2 weeks have passed since I saw him. Supposing if he misses the train, will he come back? Supposing will if he misses the train, he come back. सपोजिंग एक साथ तो आता नहीं है यार, तो एक साथ तो आएगा नहीं। तो इफ ही मिसेस हटा दो, सपोजिंग ही मिसेस द ट्रेन हो जाएगा विल ही कम बैक। राइट, यस। कैन यू डिनाई द ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट? Can you deny the truth in this statement? Can you the truth deny in this statement? बताएं। Can you deny the truth in this statement? जल्दी से बताइए। तो इन दिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इन की जगह पर ऑफ हो जाएगा, बड़ा माइनर सा डिफरेंस था। कैन यू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट? यस। नॉट ओनली इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, ये तो यार चूरन टाइप का क्वेश्चन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो जब जब आएगा तो हम बट ऑल्सो को देखेंगे, बट ऑल्सो के बाद देखिए सिंसियर लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो हो जाएगा ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, तो ए पार्ट में रहेगा। इस तरह के माइनर माइनर क्वेश्चन यार गलत ना करिए, मैं बता रहा हूँ लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो किसके मन को भाओगे, और सफलता नहीं पाओगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पर रखिए लगाम। राइट, आपके लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल आम। ही सेड दैट विल नॉट अटेंड द फंक्शन, अब ये क्वेश्चन हमारे बच्चों को घुमाना चाह रहा है, वो बच्चे जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ही सेड लिखा है, सेड। अब बाकी आप लोग जानिए। जब यहाँ सेड लिखा है तो बाकी तो आप लोग जान ही रहे ना क्या होने वाला है, बताइए। अच्छा, विल की जगह वुड कर दीजिए, विल की जगह वुड कर दीजिए, दैट ही वुड, पास्ट है ना। आई हैव रेड दिस न्यूज यस्टरडे, आई हैव रेड दिस न्यूज यस्टरडे, अब यस्टरडे लिखा हुआ है, हैव क्या कर रहा है, बहुत बार बताया सिंपल पास्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट, तो हैव हट जाएगा बस, बी पार्ट में। unless you do not pay attention to what I say you will not succeed। तो भाई साहब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, अनलेस के साथ हमने बताया था नॉट नहीं आएगा, तो नॉट इसमें आ रहा है, बी में आ रहा है। अनलेस यू, यस, अनलेस यू पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। यस,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। द टीचर आज जॉन वॉट दैट व्हेन ही वाज लेट। तो इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव में दैट नहीं आता है। यहाँ पर जो हमारा वाई है यही कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो दैट लगाने की कोई नीड नहीं है, दैट वाला हटा दो। दैट लगाने की बेटा है कोई नीड वीड है नहीं, बाकी आप लोग जानिए, कोई जरूरत नहीं है। चलिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।